इंसान। चल झूठा। एक फिल्म में वो बाबा मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर आया। भले ही उसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, पर फिर भी पैसे के बल पर वो अपनी फिल्में बनाता भी था और उसकी फिल्में लोग देखने भी जाते थे। लेकिन देखने वही जाते थे जो उसके भक्त होते थे। भक्तों की आंख पर बाबा ने ऐसी पट्टी बांध रखी थी जिसे वो खुद उतार तो सकते थे, पर वो उसे उतार कर बाबा की सच्चाई देखना नहीं चाहते थे। लेकिन सच को छुपाना आसान नहीं होता। सत्य बाहर आने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि हम आज बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम के बारे में। इसलिए हमारे आज की वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं और जब श्री गंगानगर से जहाँ के एक जमींदार मगहर सिंह के घर एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम गुरमीत रखा जाता है। गुरमीत पढ़ाई लिखाई में एवरेज से भी गया बीता था। कहते हैं कि कई बार क्लास में फेल भी हुआ, लेकिन जमींदार का लड़का था, रुपए पैसे की कमी नहीं थी। बचपन अबीरे में बीता। उस समय डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख थे शाह सतनाम जी और गुरमीत के पिता मगहर सिंह अपने बेटे गुरमीत को लेकर डेरा सच्चा सौदा में आया जाया करते थे, जहाँ गुरमीत भी सेवा का काम किया करता था। गुरमीत का एक दोस्त गुरजन था। एक बार गुरजन के चाचा की लोग हत्या कर देते हैं और इसका बदला लेने के लिए गुरजन हत्यारे को मारकर जेल चला जाता है। मुझे उसकी मुलाकात कुछ खालिस्तानी अलगाववादी विचारधारा के लोगों से होती है और आगे चलकर उसकी भी विचारधारा अलगाववाद से इंस्पायर हो जाती है। जब गुर्जर की सजा पूरी होती है तो वो जेल से छूटकर वापस आता है तो वो देश के खिलाफ बंदूक उठा लेता है और एक खालिस्तानी आतंकवादी बन जाता है। गुरमीत डेरा सच्चा सौदा में ही काम करते करते बड़ा हो जाता है। आगे चलकर शाह सतनाम जी एक दिन घोषणा करते हैं कि वो अब डेरा सच्चा सौदा की कमान किसी और को देकर संन्यास ले लेंगे। शाह सतनाम के उत्तराधिकारी के तौर पर 3 नाम सामने आए, जिनमें से सबसे आखिरी का नाम गुरमीत का था। इसके आगे के 2 नाम डेरा में काम करने वाले 2 अन्य व्यक्तियों के थे। लेकिन हैरानी लोगों को तब होती है जब ये अपने से सीनियर 2 लोगों को छोड़कर शाह सतनाम के द्वारा डेरा सच्चा सौदा का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। शाह सतनाम में गुरमीत सिंह को एक नया नाम भी दिया गया जो था हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम इंसा। लेकिन गुरमीत के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बनने के पीछे कुछ लोग दबी जुबान से जो बातें करते हैं, उसके अनुसार जब शाह सतनामी डेरा सच्चा सौदा के अगले प्रमुख की घोषणा और खुद के संन्यास की बात कही, तब गुरमीत सिंह ने अपने उसी खालिस्तानी दोस्त का सहारा लिया और शाह सतनाम पर इतना दबाव बनवाया गुरमीत को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख घोषित किया जा सके। इतना ही नहीं, उसने सौदा के अन्य दूसरे बड़े और प्रभावशाली लोगों पर भी दबाव बनाया और गुरमीत आगे चलकर डेरा सच्चा सौदा का मुखिया बन गया। लेकिन इनमें से कोई भी बात कभी साबित नहीं हो पाई और न ही इसका कभी कोई सबूत मिल पाया। गुरमीत जब डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बन गया, उसके पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। जबकि 2 व्यक्ति संत बनता है, वो घर गृहस्थी छोड़कर धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। लेकिन गुरमीत ने ये बात जाहिर नहीं होने दी। बाद में वो अपनी फैमिली के साथ डेरा सच्चा सौदा में ही रहने लगा। डेरा सच्चा सौदा में गुरमीत के पहले जो प्रमुख हुए थे, उन सभी ने एक आध्यात्मिक परंपरा का पालन किया। वो गरीबों की मदद किया करते थे, उन्हें नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रहने का उपदेश दिया करते थे, धर्म का ज्ञान दिया करते थे। लेकिन बाबा रहीम के डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभालने के बाद बाबा का मतलब ही बदल गया। एक वो बाबा होते हैं जो लंबी दाढ़ी रखते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं या फिर अपने धर्म के अनुरूप वस्त्र पहनते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, खुद भी धर्म का पालन करते हैं और लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। लोगों को नशे से दूर रखते हैं, खुद नशे से दूर रहते हैं। लेकिन दूसरे बाबा राम रहीम थे जो चमकीली लोअर टी-शर्ट पहनते थे, चश्मा लगाते थे, घुंघराले बाल रखते थे, डांस करते थे और फुल मौज मस्ती किया करते थे। जिस समय बाबा राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभाली, उस समय वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बाबा राम रहीम ने कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों को झांसा देना शुरू किया। उनसे कहा कि धन दौलत मोह माया सब यही रह जाएगा, जब आप इस दुनिया से जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा। उसने लोगों को दान करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे डेरा सच्चा सौदा में पैसों की बारिश होने लगी। लोग राम रहीम से इस कदर प्रभावित हो गए कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ही डेरा सच्चा सौदा के नाम पर लिखने लगे। प्रॉपर्टी के पूरे पेपर उन्हें दे दिया करते थे और गुरमीत राम रहीम उसी प्रॉपर्टी को बेचकर मोटा माल कमाया करते थे। बाबा राम रहीम के सामने ऐशो आराम के सारे दरवाजे खुले थे। उनके भक्त उन्हें पैसे दे रहे थे। अंध भक्त महिलाएं अपना तन मन धन सब समर्पित करने को तैयार थी। बाबा राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के नाम से अलग अलग जगह पर आश्रम खोले और दूसरी जगहों पर भी अपनी जमीनें खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई। इसके अलावा देश दुनिया के दूसरे कोनों में भी इसने अपने आश्रम बनाए जहां भक्तों की भीड़ लगती थी और उनके चेले चपाटी भक्तों को बेवकूफ बनाने का धंधा किया करते थे। वो भक्तों से चंदा वसूला करते थे। बाबा राम रहीम ने कई
कई स्कूलें भी खोले और इन तमाम जगहों से बाबा राम रहीम अपने भक्तों के जरिए जो पैसा इकट्ठा करता था, कहते हैं कि उसकी पर डे 1 रुपए की कमाई होती थी। आगे चलकर आश्रम का सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि लोग आश्रम में ही रहने लगे। आश्रम में रहने वाले लोग राम रहीम को पिताजी या फिर पापा जी कहकर बुलाने लगे। राम रहीम के ही एक स्कूल में प्रियंका तनेजा नाम की लड़की पढ़ने के लिए आई। धीरे धीरे बाबा की नजर इस पर पड़ी और ये भी बाबा के करीब आती गई। इसके बाद बाबा की 2 बेटियां और प्रियंका तनेजा इन बाबाज एंजल कहा जाने लगा। धीरे धीरे प्रियंका तनेजा और बाबा के बीच के संबंध इतने गहरे हो गए कि प्रियंका तनेजा हनीप्रीत बन गई और बाबा की बात डेरा सच्चा सौदा में नंबर 2 बन गई। लोग बाबा और हनीप्रीत के बीच के संबंधों को लेकर भी बात करने लगे। आगे चलकर हनीप्रीत की शादी हुई, लेकिन जिस लड़के से हनीप्रीत की शादी हुई उसने इस बात का इल्जाम लगाया कि शादी के बाद भी हनीप्रीत उसके साथ कमरे में नहीं रहती, वो बाबा के साथ थी। उसने बाकायदा पुलिस में FIR भी दर्ज कराई कि हनीप्रीत और बाबा के बीच नाजायज संबंध है, लेकिन हनीप्रीत ने उल्टा अपने पति पर दहेज का केस लगाया और आगे चलकर उसने अपने पति से तलाक ले लिया। बाबा की तमाम प्रॉपर्टी और चाबी ऊपर हनीप्रीत का कब्जा हो गया। आगे चलकर बाबा जी नई फिल्म में भी पैसा लगाया और खुद को हीरो रखकर हनीप्रीत को हीरोइन रखा और फिल्में बनाई, जिनमें मैसेंजर ऑफ गॉड लोगों के सामने भी आई। इस फिल्म को बनाने के लिए बाकायदा मुंबई से पूरी टीम आई, जिसमें टेक्नीशियन, कैमरामैन, डायरेक्टर सभी लोग शामिल थे। अब तक बाबा राम रहीम का पैसा, रुतबा और उनका कद समाज में इतना अधिक बढ़ चुका था कि उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे थे उनका कोई असर भी नहीं हो रहा था। बाबा राम रहीम का प्रभाव लोगों पर कुछ ऐसा था कि जब भी पंजाब में चुनाव होते थे तो बाबा राम रहीम अपने भक्तों के लिए एक फतवा जारी करते थे और ये बताते थे कि उन्हें किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट देना है। हरियाणा का एक छोटा सा स्टेट है, बाबा का प्रभाव कम से कम 15 से 20 सीटों पर था और बाबा की कॉल के बेसिस पर जब लोग वोट करते थे तो उसी पार्टी की जीत भी होती थी। तो बाबा कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को जिता दिया करता था। यही वजह थी कि अब बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता भी हाजिरी लगाने लगे और बाबा के आगे मत्था टेकने लगे। अब तो बाबा को लगने लगा कि वो खुद ही भगवान है। इसके बाद सिरसा में बाबा के स्कूल और कॉलेज, इसमें जो लड़कियां पढ़ती थी, बाबा की नजर उन पर खराब हो गई। वो धोखे से उन लड़कियों को अकेले में बुलाने लगा और इन लड़कियों को बुलाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक ऐसी गुफा का निर्माण कराया जो बहुत ही गुप्त है। लड़कियों को ये कहकर बुलाया जाता था कि पापा जी तुम्हारे सारे पाप दूर कर देंगे और हकीकत में गुरमीत उन लड़कियों के साथ रेप किया करता था। जो लड़की इस काम के लिए सीधे सीधे नहीं मानती थी तो उसको डराया धमकाया जाता था, यहाँ तक कि उसे माता पिता और फैमिली मेंबर्स को जान से मार देने की भी धमकी दी जाती थी। इन्हीं लड़कियों में से 2 लड़कियों की कहानी फरवरी 2002 में उस वक्त लोगों के सामने आई जब कुरुक्षेत्र में लोगों के घरों में गुमनाम पत्र पहुंचे और इन पत्रों को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मीडिया के कुछ लोगों के नाम पर लिखा गया, जिसमें लड़कियों ने बाबा राम रहीम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बाबा उन लड़कियों से कितने बेशर्मी और दबाव के साथ पेश आता था, ये बात उस खत में लिखी हुई थी। उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति था बलवंत सिंह, जो कि छोटा मोटा नेता था। उसके हाथ में जब ये लेटर लगा तो उसने इस लेटर की फोटोकॉपी कराकर आसपास के क्षेत्रों में बांटना शुरू किया। ये लेटर की फोटोकॉपी हिसार भी पहुंची और वहाँ एक छोटा सा अखबार निकलता था। उस अखबार के संपादक ने पूरी की पूरी चिट्ठी अपने पेपर में छाप दी। इसके बाद ये जानकारी डेरा सच्चा सौदा के लोगों को भी लगी कि किस तरह का एक पत्र है जिसे बलवंत सिंह नाम का एक व्यक्ति लोगों में बांट रहा है। बाद में डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए बलवंत सिंह वहां से गायब हो गया। मई 2002 में गुमनाम लिफाफे में वही चिट्ठी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर उनके घर पहुंची। इस खत को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने डेरा सच्चा सौदा की जांच करने के लिए हिसार के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को आदेशित किया और रिपोर्ट हाई कोर्ट में तलब की। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज MS सुलर साहब ने जांच करने के बाद जो रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी उसमें उन्होंने इस मामले में सच्चाई होने की बात तो लिखी, पर उन्होंने ये कहा कि डेरा सच्चा सौदा के गर्ल्स हॉस्टल तक वो पहुंच नहीं पाए, उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसीलिए इस मामले की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। इसके बाद 24 सितंबर 2002 को हाईकोर्ट एक आदेश जारी करता है जिसमें इस मामले की जांच CBI को करने के लिए कहा गया। 12 दिसंबर 2002 को CBI ने चंडीगढ़ में इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की, लेकिन बाबा राम रहीम ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर इसकी जांच को कुछ समय के लिए रुकवा दिया। इसके बाद CBI ने बाबा राम रहीम के आश्रम से निकली लगभग 200 लड़कियों से बात की। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार तो किया, लेकिन समाज के डर से, बदनामी के डर से कोर्ट में जाकर बयान देने को तैयार नहीं हुई।
बड़ी मुश्किल से 18 महिलाएं तैयार हुई, लेकिन फाइनली कोर्ट तक केवल 2 ही लड़कियां पहुंची और उन्होंने बयान दिया। उनके बयान के आधार पर सीबीआई ने बाबा राम रहीम के खिलाफ जुलाई 2007 में बलात्कार और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया और अदालत में चार्जशीट पेश की। 6 सितंबर 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाबा राम रहीम के खिलाफ इस मामले को एक्सेप्ट किया और सीबीआई को आगे की कार्रवाई के लिए परमिशन दी। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने बाबा राम रहीम को लगभग 16 बार कोर्ट में बुलाने की कोशिश की, लेकिन बाबा राम रहीम ये कहकर कोर्ट नहीं पहुंचे कि उनके कोर्ट आने पर उनके समर्थक हिंसक हो जाएंगे। फाइनली 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की कोर्ट ने बाबा राम रहीम के मामले में फैसला सुनाने का दिन तय किया। फैसले के दिन से 2 दिन पहले दो राज्यों की सरकारें बाबा राम रहीम को अदालत की चौखट तक लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही थी। 25,000 पुलिस वाले और पैरा मिलिट्री फोर्सेस, कई कंपनियां मैदान पर तैनात थी और सेना अलर्ट थी। अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द हो गई। पंजाब और चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन और बस सेवाओं को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद थी। आसपास के लगभग सभी जिलों में फ्लैग मार्च किया जा रहा था। इसके बावजूद 25 अगस्त को जब कोर्ट ने बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया तो हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में 38 लोगों की जान चली गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रशासन को बाकायदा एक चॉपर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करना पड़ा बाबा राम रहीम को पंचकुला कोर्ट से रोहतक जेल ले जाने के लिए। हैरानी की बात यह है कि उसके साथ हनीप्रीत भी जाती है। इसके बाद रोहतक जेल में ही कोर्ट बैठती है और वहीं बाबा को 2 रेप केस मामलों के लिए 10-10 साल की सजा होती है। इसके बाद बाबा की एंजल यानी कि हनीप्रीत गायब हो जाती है। फिर पुलिस 10 से 15 दिन तक उसे ढूंढती है, परेशान होती है। उसके बाद वो खुद ही मीडिया के सामने आ जाती है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। बाबा के सहयोगी के तौर पर उसे भी सजा होती है। वो फिलहाल अम्बाला की जेल में है और बाबा रोहतक जेल में। इसके अलावा बाबा पर 2 मामले हैं जो चल रहे हैं। दोनों हत्या के मामले में एक पत्रकार और एक रंजीत सिंह के मर्डर का मामला है। इसके अलावा बाबा के डेरा सच्चा सौदा में रहने वाले 400 लोगों ने उन पर आरोप लगाया है कि बाबा ने उन्हें ऑपरेशन करके नपुंसक बना दिया। इस मामले में भी फैसला आना बाकी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए